हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। क्या हम लाइव हैं पूरी तरीके से? कि मुझे लगता है अब हम लाइव हैं। ओके, सही है सब। हाँ जी, अभी सही है सब। गुड इवनिंग सागरिका जी। सागरिका जी, अगर कोई स्ट्रीम में प्रॉब्लम आती है लाइव में तो आप कमेंट जरूर करिएगा, है ना? मुझे कमेंट दिख रही हैं, बाकी जो चीज़ें मेरे हाथ में है, मैं उनको यहाँ से देख ही रहा हूँ, है ना? सागरिका जी या और कोई भी हमारे साथ जुड़े हों। कितने लोग जुड़े हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मौजम जी। गुड इवनिंग रूपाश्री जी। और 5 लोग देख रहे हैं अभी। तो कल हमारा टॉपिक था, 1 मिनट, आपको डबल आवाज़ आ रही होगी ना, इसको कम कर देता हूँ। कल हमारा टॉपिक था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे हमने काफ़ी लंबी क्लास ली थी। और क्लास इतनी लंबी करने का उद्देश्य यही था कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पूरी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आपकी अगर सबसे इम्पोर्टेंट डिसेबिलिटी कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये डिसेबिलिटी ऐसी है, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूं डी ट्रिपल एस बी और तमाम प्रकार के जो आपके स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो एग्जाम्स हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इस डिसेबिलिटी से आते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से। अब वर्तमान में क्या है कि आपने अगर एच आई सी की है, डी एड की है या बी एड की है, और आपको डी ट्रिपल एस बी जैसा एग्जाम देना है, डी ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम्स में कभी भी आपको अलग करके नहीं पूछा जाता कि आपकी स्ट्रीम अलग है तो आपके लिए अलग से क्वेश्चन आएंगे। वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेते हैं कि आपने जो डिसेबिलिटी को पढ़ा है उसका कॉमन पार्ट जो है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने अगर एच आई से पढ़ा है तो एच आई से सारे क्वेश्चन आ गए। तो ऐसे एग्जाम्स में हमेशा जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो आपकी स्ट्रीम है उसका दबदबा रहता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। सेम अगर मैं देखूं केवीएस और एनवीएस टायर 2 में, चाहे आपने टीजीटी में चाहे पीआरटी में, टीजीटी वालों को अगर ये लग रहा है कि उनके सिलेबस में अभी तक डिसेबिलिटी पढ़ना नहीं है तो फिर उन्हें पढ़नी ही क्यों चाहिए? तो देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो जिन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से अपनी बीएड की है, तो उनका जो पार्ट 4 है वो तो पूरा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे होने ही वाला है। ठीक है, बाकी डिसेबिलिटीज़ को आपको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़िया नहीं करेंगे डिसेबिलिटी फील्ड में, डिसेबिलिटी जो 21 डिसेबिलिटी है उनके लिए, तब तक आप उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपका रिटन भी होने वाला है और आपका ऑब्जेक्टिव भी होने वाला है। तो आपसे ज़रूर ये हो सकता है कि आपसे अपेक्षित यही हो, आपसे एक्सपेक्टेशंस यही हो कि आप अपनी डिसेबिलिटी, जिस डिसेबिलिटी में आपने आरसीआई डिप्लोमा या डिग्री की है, उसी से आपसे सवाल पूछे जाएं, ये अपेक्षित होगा आपसे। लेकिन आपका जो थिंकिंग डेवलपमेंट है वो जरूर इन डिसेबिलिटीज़ के आसपास चलेगा। ठीक है, चाहे आपने अगर एच आई सी की है तो मैं मतलब समझ सकता हूँ कि एच आई वाले ज़्यादातर फोकस एच आई पे ही करेंगे, और एच आई पे करना भी चाहिए क्योंकि वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैं ये जो टॉपिक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसको काफ़ी डीप में पढ़ा रहा हूँ। एक क्लास हमने ली है, एक क्लास में जो आपके असली में बनने वाले पॉइंट्स थे, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस किया मैंने, है ना? अब आज की क्लास में हम कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे, हिस्टोरिकल व्यू पे चर्चा करेंगे, और इसमें टाइप्स कौन से होते हैं ये भी देखेंगे, और एसोसिएटेड कंडीशंस जैसे डाउन सिंड्रोम जुड़ जाते हैं उनको भी देखेंगे। एक बार आप लोग ये क्लास शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में तो काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि यहाँ मुझे संख्या दिखेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, 4-5 लोग हैं आप, बहुत अच्छा है वैसे आप लोग जुड़े, थैंक यू वेरी मच। लेकिन और थोड़ा बढ़ाइए, है ना, लाइव क्लास वो। और मेरी स्पेशलाइजेशन आईडी में है। वेरी गुड मोजम मेहराज जी। ठीक है, तो आप एक बार शेयर कर दीजिए, है ना, क्लास को। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। आपका कल की क्लास हमने जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से शुरू करते हैं, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
पीआरटी वालों के लिए, हालांकि ये मैंने टीजीटी वालों के लिए कहा था, पीआरटी वालों के लिए तो आपको सारी डिसेबिलिटीज को पढ़ना ही है। आपका जो पहला ही टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज, उसमें आप ये मत समझिएगा कि मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ये डीएड की है तो मुझे केवल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पढ़ना है। उसमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज है, यानी कि आपको सारी ही अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी सारी डिसेबिलिटीज की, ये आप मान के चलिएगा, है ना। तो आप लोग एक बार शेयर करके आइए, तब तक मैं कमेंट्स देख ही रहा हूँ आपके। 30 सेकंड में आप शेयर कर दीजिए प्लीज़, अपनी जो भी आपके ग्रुप्स हों उनमें जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, है ना। यस सर, ऑब्वियसली। ओके, आपको एमसीक्यूज वाली क्लास ज़्यादा पसंद है या फिर ऐसे डिटेल्ड, ये बताइए। अगर एमसीक्यूज क्लास चाहिए तो फिर एमसीक्यूज क्लास ही ज़्यादा करेंगे हम, है ना। अब 4-5 लोग जो भी हैं, मुअज्जम जी हैं और सागरिका जी हैं और कौन है, रूपाश्री हैं और कौन है, रूपाश्री, मुअज्जम, ठीक है, सागरिका, और 4-5 लोग अभी ऐसे ही देख रहे हैं, कमेंट्स नहीं किया उन्होंने। चलिए ठीक है, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इस पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा विद एमसीक्यूज, ठीक है। आपको ओरली एमसीक्यूज पूछ लिया करेंगे, ठीक है, लास्ट में क्लास में आप ध्यान दिला दीजिएगा, है ना। डिटेल्स विद एमसीक्यूज बेस्ट, ओके। चलिए, बौद्धिक दिव्यांगता का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे हम। अपेक्षा जी राम राम। हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो मैंने कल जैसे बताया था आपको कि मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है, आपकी जो पुराना नाम क्या था, मेंटल रिटार्डेशन, और मेंटल रिटार्डेशन से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तक आने में किन किन पक्षों को हमने जाना, वो भी कल की क्लास में आपको मिल जाएगा। और कल की क्लास में आप अगर अच्छे से देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी क्लियर होंगी जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी, चाहे आपने आईडी में डिप्लोमा भी किया होगा फिर भी आपको नई चीज़ें लगेंगी, और क्वेश्चन भी वहीं से ज़्यादातर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवीएस पूरी तरीके से आपको हलवा पेपर देने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। पेपर आएगा आपका और काफ़ी अच्छे लेवल का आएगा, ठीक है। तो मानसिक मंदता, यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है मानसिक मंदता, इसको आप बौद्धिक अक्षमता ही पढ़िएगा, ठीक है। जितनी बार भी वर्ड यूज हो, मानसिक मंदता या विकलांगता, ये ऐसे वर्ड हैं जो नेगेटिव हैं, जो अब यूज में नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने इस पीडीएफ में रखे हैं, ठीक है, केवल समझने के लिए। तो मानसिक मंदता सदियों से ज्ञात है और पेशेवरों द्वारा इसके लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। सदियों पहले प्रयुक्त शब्दों में इडियट्स और फूल शामिल थे। बहुत ही नेगेटिव शब्द थे इडियट्स और फूल, आप जानते हैं, मैंने कल की क्लास में भी ये बताया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से मोरोन, इम्बेसिल और इडियट शब्द मानसिक मंदता के 3 स्तरों, उच्च से निम्न को दर्शाते थे। अभी हम लोग जब आपके लेवल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो लेवल्स में हम स्तर भी पढ़ेंगे कि आपके कौन कौन से स्तर होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये आपके स्तर होते हैं, तो इनको भी पढ़ेंगे हम। तो लेकिन पहले इस माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड से पहले जो आपके स्तर थे, यानी कि कैसे वो लोग उनको बुलाते थे, मोरन, ठीक है, और इम्बेसिल और इडियट, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए, ठीक है। 3 स्तर यानी कि लेवल के अकॉर्डिंग बुलाते थे उनको, ठीक है। अधिक हाल के शब्दों में मेंटल डेफिशिएंसी, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पहले वाले शब्दों में मेंटल डेफिशिएंसी, मेंटल सबनॉर्मेलिटी, मेंटल चैलेंज और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, ये शामिल है आपके। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी आपकी कब शामिल हुई, जब 2010 में बराक ओबामा ने इसको मेंटल रिटार्डेशन से डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा, ठीक है। सर्टेन इज द ओल्डेस्ट एंड कम्स फ्रॉम ए डायलेक्ट फ्रेंच वर्ड फॉर क्रिश्चियन। जो क्रेटन है आपका, क्रेटन सबसे पुराना शब्द है, ठीक है। आपका क्वेश्चन एक यहीं से बन सकता है कि बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए सबसे पुराना शब्द कौन सा प्रयुक्त किया जाता था, क्रेटन, और यह फ्रेंच भाषा की एक बोली में प्रयुक्त क्रिश्चियन शब्द से आया है, क्रिश्चियन, ठीक है।
इसका आशय यह था कि गंभीर बौद्धिक या विकासात्मक दिव्यांगता वाले लोग अब भी मानव या अब भी ईसाई माने जाते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन ही है वो, ठीक है, अब भी मानव या अब भी ईसाई माने जाते थे। कब की बात हो रही है? 20वीं शताब्दी से पहले, ये फ्रेंच भाषा की, ठीक है। और उन्हें बुनियादी मानवीय गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए था, इसलिए उनके साथ दया से व्यवहार किया जाना चाहिए। विडंबना यह है कि आज की भाषा में इस शब्द के नकारात्मक अर्थ हो गए, इसका अर्थ अपमानजनक हो गया है, ठीक है। एमेंसिया का लंबा इतिहास है जो प्राय डिमेंशिया से जुड़ा रहा है। एमेंसिया और डिमेंशिया के बीच अंतर प्रारंभ में शुरुआत के समय के आधार पर परिभाषित किया गया था। एमेंशिया शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता था जिनमें जीवन के प्रारंभिक काल में मानसिक कार्य क्षमता की कमी विकसित होती थी, जबकि डिमेंशिया उन व्यक्तियों को शामिल करता था जिनमें वयस्क अवस्था में कमी विकसित होती थी। वयस्क अवस्था मतलब आप जब किशोरावस्था को प्राप्त कर लेते हैं तब जो है आपको अगर दिखती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो उसको डिमेंशिया का जो आपको जबकि डिमेंशिया उन व्यक्तियों, हाँ, उनको डिमेंशिया कहा जाता था। और आपका एमेंशिया शब्द उन बच्चों के लिए होता था जो जीवन के प्रारंभिक काल मतलब कि आपके शैशवावस्था और बाल्यावस्था में होते थे। शैशवावस्था में मुख्य रूप से उनमें अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कोई लक्षण दिखते थे तो वो ऐसे शब्द यूज किए जाते थे, एमेंशिया और डिमेंशिया, ठीक है। 1890 के दशक में एमेंशिया का प्रयोग जन्म से मानसिक कमी वाले व्यक्ति के लिए किया जाता था, ठीक है, जन्म से मानसिक कमी वाले व्यक्ति के लिए। 1912 तक एमेंशिया एक ऐसा लेवल बन गया जिसमें इडियट्स, इम्बेसिल्स और फीबल माइंडेड को एक ही श्रेणी में रखा गया, ठीक है। यानी इडियट्स भी, इम्बेसिल्स भी और फीबल माइंडेड, ये सब एक ही श्रेणी में रखे गए, किसमें? एमेंशिया में, जो कि आपके जीवन से शुरू होता है, मतलब जीवन के प्रारंभिक काल से शुरू होता है। इडियट यह शब्द कब यूज किया जाता था? सामान्य खतरों से स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ, ठीक है। इडियट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया, इसका प्रयोग गंभीर बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता था। अब हमें इडियट अभी ये नया शब्द लग रहा होगा, मतलब थोड़ा नेगेटिव भी लग रहा होगा, लेकिन वहां पे ये प्रचलन में था, कॉमन था, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपको बौद्धिक रूप से अक्षम दिख रहा है तो उसको इडियट बोलना कोई अपमानजनक चीज नहीं थी। विद्वान लोग भी इडियट बोल देते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये शब्द प्रचलन में था इडियट। जब तक नई टर्मिनोलॉजी नहीं आती तो नए प्रचलन भी नहीं बनते, ठीक है। तो इसका प्रयोग किसके लिए होता था? गंभीर बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता था। यह उन लोगों को संदर्भित करता था जो स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते थे और जिन्हें 24 घंटे देखभाल की आवश्यकता होती थी। यह शब्द धीरे धीरे आम प्रयोग में आ गया। 1890 के दशक के मध्य तक इसके अपमानजनक प्रयोग के कारण चिकित्सा समुदाय, मेडिकल जो कम्युनिटी थी, इसका उपयोग बंद कर दिया। इसके अपमानजनक, अब आप लगातार इडियट इडियट शब्द प्रयोग कर रहे हो तो ये अपमानजनक भी तो है। तो जो मेडिकल कम्युनिटी थी, क्लिनिकल कम्युनिटी थी, उसने इसका विरोध किया, इसका उपयोग बंद कर दिया। सर HI डिसेबिलिटी का भी करवाओगे? हाँ जी, नेक्स्ट HI का ही करवाने का देखेंगे हम, ठीक है। इम्बेसिल, अब इम्बेसिल सामान्य खतरों से स्वयं की रक्षा कर सकती थी लेकिन स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ थी। इम्बेसिल मतलब जन्मजात जो होते थे। इम्बेसिल एक फ्रेंच शब्द है या एक लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है बिना सहारे की। प्रारंभ में यह शब्द शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक किया गया। यह मध्यम बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए एक चिकित्सकीय शब्द था, ठीक है। अच्छा, अब एक और नेगेटिव टर्म आप देखेंगे, मोरन। मोरन भी इन्हीं बच्चों को बोला जाता था जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होते थे। तो मोरन शब्द को 1910 में हेनरी H गोडार्ड के कार्य के आधार पर अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ फीबल माइंडेड, जो कि आज आप उसका वर्तमान रूप कौन सा देख रहे हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, AAIDD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इसका पहले क्या नाम था? अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ फीबल माइंडेड। तो ये मोरन शब्द जब 1910 में प्रयोग हो रहा था तो हेनरी H गोडार्ड के कार्य के आधार पर परिभाषित किया गया, जिसमें इसे ऐसे वयस्क के लिए प्रयोग किया गया, वयस्क मतलब एडल्ट, प्रयोग किया गया जिसकी मानसिक आयु 8 से 12 वर्ष के बीच हो। अब इस स्थिति के लिए हल्की बौद्धिक दिव्यांगता शब्द प्रयोग किया जाता है। हल्की बौद्धिक दिव्यांगता मतलब माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। IQ के आधार पर
वैकल्पिक परिभाषाएं भी प्रयुक्त हुई। इस समूह को ब्रिटेन के कानून में 1911 से 1959-60 तक फीवल मैंडेट कहा गया, यानी कि काफी पुरानी बात नहीं, 1960 तक भी ऐसे शब्दों का प्रयोग आम प्रचलन में था। फीवल मैंडेट का मतलब है स्वयं की सुरक्षा के लिए देखभाल की आवश्यकता होती थी। फीवल मैंडेट शब्द लैटिन भाषा के फ्लेबलिस से आया है, जिसका अर्थ है शोक योग्य। ठीक है, शोक योग्य मतलब आप मतलब शोक मनाए, जैसे दुखी हो किसी व्यक्ति के लिए। यह उन लोगों के लिए प्रयोग हो जाता था और किया जाता था जो अत्यधिक दिव्यांग नहीं थे, लेकिन फिर भी हस्तक्षेप और देखभाल की आवश्यकता होती थी। हस्तक्षेप मतलब इंटरवेंशन, देखभाल मतलब केयर। तो ऐसे लोगों के लिए फीवल माइंडेड के शब्द का प्रयोग होता था। एक और शब्द, नई टर्मिनोलॉजी, मंगोलिज्म और मंगोलियाड इडियट। ऐसे चिकित्सकीय शब्द थे, चिकित्सकीय शब्द, क्लिनिकल टर्म्स थे ये, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रयोग हो रहे थे इन ऐसे बच्चों के इलाज के लिए, इनकी देखभाल के लिए। तो मंगोलिज्म और मंगोलियट इडियट ऐसे चिकित्सकीय शब्द थे जिनका उपयोग डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे हम डाउन सिंड्रोम भी पढ़ेंगे, एसोसिएटेड कंडीशन जब पढ़ेंगे, क्योंकि इस सिंड्रोम का प्रथम वर्णन करने वाले डॉक्टर जॉन लैंगडॉन डाउन का मानना था कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के चेहरे ब्लूमैन बीच बैच की मंगोलियन रेस से मिलते जुलते हैं। मंगोलियन रेस मतलब ऐसी रेस को। तो मंगोलियंस पीपुल्स रिपब्लिक ने चिकित्सा समुदाय से इस शब्द के प्रयोग को बंद करने का अनुरोध किया। 1960 के दशक में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और इस शब्द का प्रयोग चिकित्सा समुदाय में बंद कर दिया गया। किसका? मंगोलियन इडियट जैसे शब्दों का। फिर एक और टर्मिनोलॉजी है मॉरल डिफेक्टिव्स, यानी कि आपराधिक या दुष्ट व्यक्तित्व। रिटार्डेड शब्द लैटिन भाषा के रिटार्डेर से आया, जिसका अर्थ है धीमा करना, विलंब करना, रोकना या बाधा डालना। विकासात्मक विलंब के संदर्भ में, डेवलपमेंटल डिले के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग 1895 में दर्ज हुआ। इस शब्द का प्रयोग इडियट, मोरन और एम्बेसिल जैसे शब्दों के स्थान पर किया गया, क्योंकि उस समय यह अपमानजनक नहीं माना जाता था। आपका रिटार्डेशन अपमानजनक नहीं माना जाता था, जिसको अब हटवाने की जो है प्रक्रिया चालू हुई थी 2008-9 में। ठीक है, तो 2010 में ये बदला गया रिटार्डेशन। फिर क्या आ गया? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। किंतु 1960 के दशक तक यह शब्द अपमान के रूप में प्रयोग होने लगा। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक मामले में प्रारंभिक शब्द का अर्थ तटस्थ था। जैसे जैसे ये शब्द जो है सार्वजनिक प्रयोग में आए, वे अपमानजनक बन गए। जैसे जैसे ये शब्द सार्वजनिक प्रयोग में आए, वे अपमानजनक बन गए। यह तथ्य अज्ञानता और भय से उत्पन्न सामाजिक क्रूरता को दर्शाता है। समाज में हमेशा परस्पर विरोधी तत्व रहते हैं। कुछ लोग सम्मानजनक, तटस्थ, चिकित्सकीय शब्द चाहते हैं, जबकि अन्य इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग लोगों को अपमान करने के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब कि समाज में तमाम प्रकार के लोग रहते हैं। कोई इसको दुर्भावना के साथ प्रयोग कर रहा है, कोई इसको सद्भावना के साथ और अच्छे के लिए प्रयोग कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से लोगों के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, मानसिक मंदता वाले बच्चों की शिक्षा, इनकी शिक्षा कैसे होती थी, इसका इतिहास क्या है? मानसिक मंदता वाले बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ फ्रांसीसी चिकित्सक जीन मार्क गैस्पार्ड इटार्ड, आप याद रखिएगा ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, जिसने शुरुआत की, जीन मार्क गैस्पार्ड इटार्ड। कब? 1775 से 1838 तक इनके प्रयासों से हुआ। ठीक है, जिन्होंने विक्टर नामक 11 वर्षीय बालक को शिक्षित करने का प्रयास किया, जिसे जंगलों में एक जंगली अवस्था में रहते हुए पाया गया था। किसको? विक्टर को। कितनी उम्र थी उसकी? 11 साल। किसने? जीन मार्क इटार्ड ने। ठीक है, पूरा नाम है इनका जीन मार्क इटार्ड, आप याद रखिएगा। ठीक है, इटार्ड को जो है आपके जब जनरल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। तो बालक को शिक्षित एवं सभ्य बनाने के इटार्ड के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल रहे। आंशिक रूप से मतलब पार्शियली सक्सेसफुल रहे, संभवतः क्योंकि वह बालक मानसिक मंदता से ग्रस्त था। तो इटार्ड क्या करना चाहते थे? उसको सभ्य एवं जो है सुशील, मतलब पूरी तरीके से, एक तरीके से समाज लायक बनाना चाहते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल प्रयास नहीं रहे, क्योंकि वो बालक जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित था। इटार्ड ने अपनी विधियों का दस्तावेजीकरण, यानी कि जो जो वो प्रयोग कर रहे थे, द वाइल्ड बॉय ऑफ एवरन नामक पुस्तक में किया, जहां उन्होंने जो है प्रयास किए थे। तो इसको उन्होंने एक बुक में लिखना शुरू किया। इटार्ड को विशेष शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक है, इटार्ड को क्या माना जाता है? फाउंडर ऑफ स्पेशल एजुकेशन या फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इसको? जीन मार्क इटार्ड को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
क्योंकि असफल होने के बावजूद उन्होंने व्यवहार संशोधन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जिसकी फाइल आप अभी भी बनाते हैं, जो है कौन सी बनाते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की डिप्लोमा लेवल पे तो बनाई होगी, ठीक है, और आप डिग्री लेवल पे भी बनाते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि असफल होने के बावजूद उन्होंने व्यवहार संशोधन के माध्यम से एवरेन के जंगली बालक को पढ़ाने का प्रयास किया, जिसे वह विशेष शिक्षा की शुरुआत माना जाता है, ठीक है। तो हम आज भी यही टेक्निक्स यूज करते हैं ना। हम जानते हैं कि पूरी तरीके से जो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल अगर बच्चा है तो उसको पूरी तरीके से ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या किया जा सकता है, उसका व्यवहार जो है पुनर्मार्जन किया जा सकता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाता है, जिसकी आप एक फाइल भी बनाते हैं, आईईपी, ठीक है। इटार्ड ने बधिर बच्चों के साथ यानी डीप बच्चों के साथ भी कार्य किया ताकि उनको श्रवण क्षमता को पुनर्स्थापित किया जा सके। तो क्यों कहा जाता है इनको फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि इन्होंने तमाम प्रकार की दिव्यांगताओं के साथ काम किया, ठीक है। अब आते हैं नाम इटली की मारिया मॉन्टेसरी। इनका जो है 1870 से 1952 जीवन काल रहा। इन्होंने भी दिव्यांग एवं गैर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए संवेदी प्रशिक्षण मतलब सेंसरी ट्रेनिंग, तो सेंसरी ट्रेनिंग का शुरुआत मारिया मॉन्टेसरी ने की। मारिया मॉन्टेसरी एक बहुत बड़ा नाम है। आप जब मारिया मॉन्टेसरी भी बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने दिव्यांग एवं गैर दिव्यांग दोनों प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए संवेदी प्रशिक्षण यानी सेंसरी ट्रेनिंग का उपयोग किया। बेल्जियम के ओविड डेक्रोली ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए प्रभावी पाठ्यक्रम विकसित किया और ऐसे विद्यालय स्थापित किए जो पूरे यूरोप में आदर्श बने। कब? 1871 से 1932 के बीच में, ठीक है। मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए प्रभावी पाठ्यक्रम यानी कि इन्होंने करिकुलम लाने की पहल की। अल्फ्रेड बिनेट बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि आप जानते हैं जितना भी वो आप देखते हैं क्लासिफिकेशन देखते हैं, वो आईक्यू के आधार पे देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। और आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? अल्फ्रेड बिनेट ने। तो पेरिस के सार्वजनिक विद्यालय में कार्यरत अल्फ्रेड बिनेट, जो कि एक टीचर थे, उनका 1857 से 1911 तक जीवन काल रहा। बुद्धि परीक्षण का आविष्कार कर, इंटेलिजेंस टेस्ट का आविष्कार कर महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा 1905 में विशेष शिक्षा कार्यक्रमों में बच्चों के चयन हेतु पहला वस्तुनिष्ठ उपकरण प्रदान किया, ठीक है। यानी कि इन्होंने 1905 में ही जो है बुद्धि लब्धि परीक्षण किया था, और 1905 में ही उन्होंने इसको जो उपकरण टूल बना रहे थे ये, उसको विशेष शिक्षा के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए भी उन्होंने दिया, ठीक है, चाहे वो किसी स्कूल में दिया हो, ताकि बच्चों का सही से स्क्रीनिंग प्रोसेस हो सके। संयुक्त राज्य अमेरिका में मानसिक मंदता वाले बच्चों की स्कूली शिक्षा का पहला उदाहरण 1839 में देखा गया, जब एक नेत्री में मानसिक मंदता से ग्रस्त छात्र की मैसाचुसेट्स स्थित परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में प्रवेश दिया गया। कब? 1839 में। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ देते हैं। ये रूपाश्री कह रही है किंडरगार्टन, फ्रोबेल, मोंटेसरी मेथड, मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए पहला सार्वजनिक विद्यालय विशेष कक्षा 1859 में जर्मनी में तथा 1896 में अमेरिका के रोड आइलैंड में प्रांत में प्रारंभ की गई, ठीक है। अमेरिका छोड़ देते हैं, अभी इंडिया पे आते हैं। 4000 वर्ष, हाँ 4000 वर्ष पूर्व जब आयुर्वेद यानी चिकित्सा ग्रंथ की अवधारणा विकसित हुई, तब मानसिक मंदता को शामिल किया गया। चिकित्सा पद्धति के द्वारा मानसिक मंदता को ठीक किया जाए, ऐसे प्रयास किए गए। तो आयुर्वेद में 4000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है कि चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, कौन थे चिकित्सा पद्धति में? भारतीय चिकित्सा के जनक चरक और शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत। जब भी आप आयुर्वेद की बात सुनते हैं तो दो ही नाम आते हैं आपके, चरक और सुश्रुत। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि मानस मांद्य के रूप में मानसिक मंदता, ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ है मानस मांद्य के रूप में मानसिक मंदता दोषपूर्ण जीन, गर्भावस्था के समय खराब परिस्थितियों तथा त्रुटिपूर्ण पालन पोषण का परिणाम होती है, जैसा कि आज भी समझा जाता है। आप इंडियन जो मेडिकल या फिर कहें चिकित्सा को किस लेवल पे देखेंगे कि 4000 वर्ष पूर्व जो चीज़ें हम आज पढ़ रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉजेज क्या हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे, जिनमें हम पढ़ते हैं प्रीनेटल, ठीक है, पोस्टनेटल और आपका कौन सा नियोनेटल, ये तीनों पढ़ते हैं। ये 4000 वर्ष पूर्व हमारे जो ऋषि मुनि थे और जो चिकित्सा के क्षेत्र में थे, सुश्रुत और चरक, इन्होंने 4000 वर्ष पूर्व बता दिया था कि जो है नियोनेटल जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी मानसिक मंदता को प्रभावित करती हैं।
इन्होंने कहा कि खराब परिस्थितियों तथा त्रुटिपूर्ण पालन पोषण, ठीक है, जैसा हम आज भी पढ़ते हैं कि आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, का परिणाम होती है, जैसा कि आज भी हम समझा जाता है। रामायण काल संभवतः में मिलता है, ठीक है। गर्भ उपनिषद लगभग 1000 ईसा पूर्व जो भ्रूण विज्ञान पर आधारित ग्रंथ है, यह सुझाव देता है कि दोषयुक्त शिशु उन माता पिता से जन्म लेते हैं जिनका मन व्याकुल होता है। यही हम आज भी पढ़ते हैं कि जब डिप्रेस्ड माता पिता होते हैं तो दोषपूर्ण बच्चे तो होते ही हैं, मतलब कि जो किसी न किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त तो बच्चे होते हैं। केस हिस्ट्री जब लेते हैं तो आप ये चीज़ें जानकारी करते हैं या नहीं, किसी प्रकार की हार्मफुल तो जो वो तो नहीं ली थी, दवाई तो नहीं ली थी, करते हैं। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि गर्भ उपनिषद लगभग 1000 ईसा पूर्व जो भ्रूण विज्ञान आपके प्रीनेटल पर आधारित ग्रंथ है, यह सुझाव देता है कि दोषयुक्त शिशु उन माता पिता से जन्म लेते हैं जिनका मन व्याकुल होता है। व्याकुल मतलब डिप्रेस्ड होता है। विभिन्न विचित्र व्यवहारों के बीच विभेदक निदान, ठीक है, हमेशा कठिन रहा है। विभेदक निदान मतलब डिफरेंशिएटेड डायग्नोसिस इज अमंग वेरियस सॉर्ट्स, ठीक है, कठिन रहा है, परंतु मानसिक मंदता के लिए बाल सुलभ मन का अधिक पहचाने जाने योग्य मॉडल संभवतः 500 ईसा पूर्व संकलित उपनिषदों की एक पहेली में मिलता है। थैंक यू फॉर क्लियरिंग माई कंफ्यूजन। ओके, प्ले वी मेथड कॉल्ड विल, ठीक है, हाँ फ्रोबेल का है। प्राचीन भारतीय साहित्य के गहन अध्ययन से पता चलता है कि मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के कुछ संदर्भ मिलते हैं। पतंजलि की पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि पतंजलि को गौड़ पाथंग नामक मंदबुद्धि व्यक्ति को पढ़ाना पड़ा, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र को योग चिकित्सा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन सूत्रों के अध्ययन से पता चलता है कि मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों को भी इस चिकित्सा में शामिल किया गया था। पतंजलि एक और जो है नाम। मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के स्पष्ट संदर्भ संगम साहित्य 200 ईसा पूर्व 200 ईस्वी में परायणर और अवैयार द्वारा तथा बाद में त्रिवल्लभ द्वारा मिलते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया और अपनी गुप्तचर व्यवस्था में अनेक दिव्यांग व्यक्तियों को नियुक्त किया। राजा अमरशक्ति के 3 पुत्र बृहस्पति, उग्रशक्ति, ठीक है, इनको छोड़ देते हैं। 1841 में चेन्नई में मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए एक अलग आश्रय गृह असाइलम फॉर इडियट्स नाम दिया गया इसको, जो पागल खाने से अलग था, ठीक है। 1918 में बंगाल के कुर्सियांग में उन बच्चों के प्रशिक्षण हेतु विद्यालय खोला गया जो शारीरिक एवं मानसिक दोषों के कारण सामान्य विद्यालय की शिक्षा से लाभ नहीं उठा सकते थे। इसी प्रकार का कार्य 1931 और 1936 में चेन्नई में प्रारंभ हुआ। यह भी देखा गया कि 1939 से बहुत पहले मारिया मॉन्टेसरी कला क्षेत्र परिसर में एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत मानसिक मंदता वाले कुछ विद्यार्थियों को पढ़ा रही थी। एकीकृत कार्यक्रम मतलब कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मतलब कि जो है आप सारे बच्चों के साथ, जैसे एक क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो उन्हीं में आप जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको अलग से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन कही जाती है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन से अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मारिया मॉन्टेसरी क्या कर रही थी, इनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन में पढ़ा रही थी 1939 से पहले। मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए पहला गृह मुंबई 1941 में चिल्ड्रंस एंड सोसाइटी द्वारा खोला गया। 1941 में फर्स्ट होम फॉर चिल्ड्रन, यहाँ भी होम की बात चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉजेज पे बात आती है। कॉजेज कौन कौन से हैं? सीपी वाले किस में ऐड होंगे प्लीज बताओ। सीपी वाले आपके अभी आपको जब टायर 2 का फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है इसमें आएगा, ऑप्शन आएगा, ठीक है। इन्हें रिसोर्स रूम, हाँ रिसोर्स रूम सेटिंग होती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता के कारण क्या क्या कारण होते हैं? देखिए, जब हम बौद्धिक दिव्यांगता को पढ़ते हैं तो प्रीनेटल, नियोनेटल, पोस्टनेटल, ठीक है, गर्भावस्था,
जन्म के दौरान, पोस्टनेटल मतलब जन्म के बाद। तो ये तीनों जो हैं इनमें देखा जाता है कि आपका अगर जेनेटिक्स से रिलेटेड वो है तो तीनों में ही जो है वो दिखती है, आपकी डिसेबिलिटी दिखती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्यों? क्योंकि प्री नेटल स्टेज में एक तो कारण बनता है कि प्री नेटल स्टेज के दौरान माता पिता ने कोई ऐसा सेवन किया हो, चाहे वो ड्रग्स का हो या फिर माता को कोई बीमारी हो, तो ये कुछ कारण बनते हैं। सर मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबल में क्या डिफरेंस है? कल की क्लास देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया हुआ है। मेंटल इलनेस जो होती है वो प्राइमरी डिफरेंस तो यही है कि आपकी जन्म पूर्व डिप्रेशन के कारण होती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या फिर चिंता विकारों के कारण होती है। ठीक है, मेंटल इलनेस यानी कि सीधी सीधी परिभाषा, मेंटल इलनेस आपकी जन्म के बाद होती है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपके जन्म के पूर्व ही जो है निर्धारण हो जाता है, क्योंकि जेनेटिक्स पे निर्भर करती है। एक तो ये डिफरेंस है, बाकी और डिटेल में जो डिफरेंस आपको कल वाली क्लास के एंड में ही ये टॉपिक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो प्रीनेटल कॉजेज में कौन कौन से होते हैं कि प्रीनेटल कॉजेज में आप माँ ने कोई नशीली दवाइयों का सेवन तो नहीं किया, या फिर पिता ने कोई नशीली दवाइयों का सेवन तो नहीं किया, या फिर माता का स्वास्थ्य कैसा था, माता जो है किसी हैजा या फिर ऐसी कोई बीमारी होती है उनसे ग्रसित तो नहीं थी। नियोनेटल में क्या है कि जन्म के दौरान कोई चोट या कुछ ऐसा तो नहीं लगा। ठीक है, और पोस्टनेटल में क्या है, एक्सीडेंटल। ओके, मेंटल इलनेस एक्वायर्ड है इसका मतलब, हाँ जी, मेंटल इलनेस एक्वायर्ड है। ठीक है, और पोस्टनेटल का मतलब क्या है? पोस्टनेटल का मतलब है कि जब चोट लग जाती है किसी व्यक्ति को, चोट लगने के कारण होती है आपकी कोई दिव्यांगता, तो वो आती है पोस्टनेटल कॉजेज में। अब यहाँ पे जैसे हम केस हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चे की, जब बच्चे की डिसेबिलिटी हम पढ़ते हैं तो केस हिस्ट्री पढ़ने के दौरान हम उन तीनों कारणों का पता लगाते हैं कि ये कारण थे कौन से। एक प्रमुख चीज़ क्या होती है आपकी कि जो डिसेबिलिटी होती है वो ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र कैसे होती है कि अगर बच्चे के माता पिता को कोई अगर डिसेबिलिटी है तो बच्चे में डिसेबिलिटी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये प्रीनेटल कॉजेज भी माने जा सकते हैं, जन्म पूर्व कॉजेज भी माने जा सकते हैं। ठीक है, तो या तो फिर वो होगी जेनेटिक्स पे, माता पिता या फिर नाना नानी या फिर दादा दादी, मामा मामी, मतलब 7 पिस्तों तक का डाटा देख लिया जाता है डिसेबिलिटी के कारणों में, किसको डिसेबिलिटी थी, ये कहाँ से ट्रांसफर हुई। ठीक है, तो जेनेटिक्स के कारणों में तो ये होता है। और इन्वायरमेंटल कॉजेज में क्या होता है? इन्वायरमेंटल कॉजेज में आपके चोट लगना या फिर एक्सीडेंट होना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपके इन्वायरमेंटल कॉजेज में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ें बौद्धिक दिव्यांगता के कारण प्रीनेटल कौन से होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। प्रत्येक मानव कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े की बात हो रही है, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को आधे क्रोमोसोम माता से और आधे पिता से प्राप्त होते हैं। क्रोमोसोम में होने वाली त्रुटियां चिकित्सकीय समस्या उत्पन्न करती हैं और इनमें से अधिकांश स्थितियां मानसिक मंदता का कारण बनती हैं। जो और इनमें से अधिकांश स्थितियां मानसिक मंदता का कारण बनती हैं। त्रुटि क्रोमोसोम की संख्या अधिक या कम होने के कारण हो सकती है, या क्रोमोसोम की संरचना में भी हो सकती है। यानी कि जो 23 जोड़े हैं और 40 क्रोमोसोम है आपके, इनमें अगर कहीं पे त्रुटि हो जाती है या कम बढ़ती हो जाते हैं तो ये जो कारण बनता है आपका डिसेबिलिटी का। ठीक है, और इसमें डिसऑर्डर्स का भी ये कारण बनता है। अभी हम जब पढ़ेंगे आगे तो डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम सबसे बड़ा कॉज आया आपका, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम के कारण ही, केवल एकमात्र कारण क्रोमोसोम की कमी के कारण ही ये होता है। देखिए डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को देखिए कैसा होता है। पहले तो आपको कोई ना कोई ऐसा बच्चा अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान दिखा होगा। ठीक है, बहुत अच्छे महराज मलिक जी, आप प्रीनेटल नेटल और सारी जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपने लिखी हैं यहाँ पे। प्रीनेटल माल न्यूट्रिशन ऑफ मदर, हाइपरटेंशन, एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल रेज और एल्कोहल कंजप्शन ऑफ मदर etc। ठीक है, नेटल में एट द टाइम ऑफ बर्थ लैक, एफीजिया, लेट बर्थ क्राई, लो बर्थ वेट, डिलीवरी बाई एन अनप्रोफेशनल etc। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने डिफाइन किया हुआ है। पोस्टनेटल भी लिख दीजिए। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है आप देखिए बच्चा कैसा है, अपवार्ड स्लेंटिंग आइज। ठीक है, यानी कि ये आपको ये आइज जो दिखेंगी ये थोड़ी ऊपर की तरफ दिखेंगी। ठीक है, फ्लैट नोज एंड फेस,
जो नाक होगी वो थोड़ी सी चपटी होगी। थिन अपर लप, जो ऊपर वाला ओट होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा। ओपन माउथ विद प्रोट्रूडिंग टंग, ठीक है, यानी कि जीभ जो है भारी सी लगेगी आपको, और माउथ जो है वो ज़्यादातर ओपन रहता है। शॉर्ट नेक, जो गर्दन होती है वो छोटी दिखती है। स्मॉल ईयर्स, कान बहुत छोटे होते हैं। और एक्सेस निपकल स्किन, ठीक है, यानी कि बहुत नरम भी स्किन होती है इन बच्चों की। जनरली देयर इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एट नंबर 21। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था क्रोमोसोम की कमी के कारण डाउन सिंड्रोम सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो क्रोमोसोम का 21 नंबर का जो जोड़ा है आपका, उसमें एक एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम बन जाता है। बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन विद डाउन सिंड्रोम हैव स्ट्राइकिंग physical features such as widely set slanting eyes, depressed nasal bridge, open mouth, thick tongue, low set small ears, short limbs, short fingers, characteristic palmar creases etc. क्रोमोसोम की संख्या में त्रुटि के कारण होने वाली एक सामान्य स्थिति डाउन सिंड्रोम है। इस स्थिति में सामान्यतः 21वें क्रमांक पर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसके कारण डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में विशिष्ट शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे दूर दूर स्थित तिरछी आंखें, धसी हुई नासिका से तो खुला मुंह, मोटी जीभ, नीचे स्थित छोटे कान, छोटे अंग, छोटी उंगलियां तथा विशिष्ट हथेली की रेखाएं, ठीक है। तो ये आपका डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के लक्षण हो गए। एक है आपका प्रेडर-विल सिंड्रोम। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, क्योंकि ये एसोसिएटेड कंडीशन है, ठीक है। जब आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है तो आप ऐसा नहीं देखेंगे कि जो पूरी तरीके से जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपका एसोसिएटेड कंडीशन में जो है आपका डाउन सिंड्रोम वाला भी हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन वाला भी हो सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि मेंटल रिटार्डेशन एक ही बात है। तो दोनों ही कंडीशन आपकी एसोसिएटेड हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बाद हम पढ़ते हैं प्रेडर-विल सिंड्रोम। तो सिम्टम्स ऑफ प्रेडर-विल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, वीक क्राई, लिथार्जी, टायर्डनेस, पुअर फीडिंग एबिलिटी, वीक मसल टोन, ठीक है। और आलमंड शेप्स आइज, ए लॉन्ग नैरो हेड, ए ट्रायंगुलर माउथ, शॉर्ट हाइट, स्मॉल हैंड्स एंड फीट, और अंडर डेवलप्ड जेनिटल्स, और इमोशनल आउटबर्स्ट और सबनोरल्स, ठीक है। प्राउडर-विली सिंड्रोम क्या होता है, प्राउडर-विली सिंड्रोम फैट का कॉज भी होता है, अच्छा। पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ कैन बी कॉज्ड बाय एनी एक्सीडेंट, ट्रॉमा, और कैन बी एनी अदर कॉज, वेरी गुड। प्राउडर-विली सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो सामान्यतः पिता से प्राप्त क्रोमोसोम 15 के एक भाग के विलोपन के कारण होता है, ठीक है। वहाँ पे किसकी बात हो रही थी आपकी, डाउन सिंड्रोम में 21वें क्रोमोसोम की, ठीक है। यहाँ पे कौन सी हो रही है, 15वें की। तो ये कौन सा विकार होता है आपका 15वें क्रोमोसोम के जोड़े में, ठीक है, कि एक भाग के विलोपन के कारण होता है। इसके सामान्य लक्षण व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं, बौद्धिक दिव्यांगता होती है, और छोटा कद यानी कि ये शॉर्ट हाइट होते हैं। हार्मोन संबंधी लक्षणों में यौवन में विलंब तथा लगातार भूख लगना शामिल है, जिससे मोटापा हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन से सिंड्रोम का वो है लक्षण आपके, प्राउडर-विली सिंड्रोम, ठीक है। अब आपका आता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये भी एक आनुवंशिक स्थिति है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ उसको। देखिए, टालर देन एवरेज हाइट, ये जो बच्चे होते हैं ये एवरेज हाइट से ज़्यादा होते हैं। रेड्यूस्ड फेशियल हेयर, रेड्यूस्ड बॉडी हेयर, यानी कि एकदम हेयर आपको कम ही दिखेंगे इनमें। ब्रीच डेवलपमेंट आपका गायनाकोमेस्टियल होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस, फेमिनिन फैट डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल टेस्टिस, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि 47 क्रोमोसोम होते हैं इनमें, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको कि 23 जोड़े होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जब हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं तो यहाँ पे कमी क्या होती है कि ये इस बच्चे में जो होते हैं वो 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और कहीं कहीं पे जो 48 क्रोमोसोम भी होते हैं, जिसमें एक्स होता है और XY होता है, ठीक है। मोर देन द नंबर ऑफ एक्स, मोर देन द चांसेस ऑफ मेंटल इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो जब एक्स क्रोमोसोम के नंबर ज़्यादा होते हैं तो ये उतना ही ज़्यादा आपका चांस मेंटल इम्पेयरमेंट का होता है।
फाउंड ओनली इन मेंस डिटेक्टेड एट प्यूबर्टी, ये केवल जो है लड़कों में पाया जाता है और प्यूबर्टी में डिटेक्ट होता है। 1 in 500 मिल्स, यानी कि 500 में से एक व्यक्ति इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है। हिंदी में पढ़े हम, जिसमें पुरुष में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम के साथ जन्म लेता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वंशानुगत नहीं होता, बल्कि गर्भधारण के बाद होने वाली आकस्मिक आनुवांशिक त्रुटि के कारण होता है। ठीक है, वंशानुगत नहीं होता, ये जेनेटिक नहीं होता, बल्कि गर्भधारण के बाद होने वाली आकस्मिक आनुवांशिक त्रुटि के कारण होता है, यानी प्रीनेटल स्टेज पे। इस स्थिति वाले पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो सकता है तथा मांसपेशियां, चेहरे के बाल और शरीर के बाल कम विकसित होते हैं। अधिकांश पुरुषों में बहुत कम या बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं बनते। इसके साइंस क्या है, लक्षण क्या है? समान आयु के पुरुषों की तुलना में लंबा लेकिन कम मांसल शरीर, ब्रॉडर हिप्स एंड लार्जर लेग्स, लार्जर ब्रीस्ट, वीकर बोन्स, लोअर एनर्जी लेवल, ऊर्जा का निम्न स्तर, एकदम थके थके से दिखेंगे आपको। डिले इन प्यूबर्टी और गोए पार्सल अमाउंट, यौवन में विलंब या आंशिक विकास। ठीक है, और लेस फेशियल एंड बॉडी हेयर फॉलोइंग प्यूबर्टी, यौवन के बाद चेहरे और शरीर पर कम बाल। ठीक है, एक और सिंड्रोम की बात आई यहाँ पे, अब देखिए कॉर्निया डी लैंगे सिंड्रोम। इसमें थिक आईब्रोज पाएंगे आपको, आईब्रोज आप देख सकते हैं एकदम भरी भरी हैं। ठीक है, तो ये आईब्रोज थिक पाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट नोज पाएगी, नाक जो है वो छोटी पाएगी, थिन अपर लिप पाएगा, आपका जो अपर लिप होगा वो आपका थिन पाएगा, और मीटिंग ऑफ द मेडिकल आईब्रोज। ठीक है, दोनों ही आईब्रोज जो होती हैं वो मिली हुई पाएंगी। कैन सेवा नेजल ब्रिज, ओके, और अपटर्न नेजल शेप, लॉन्ग इंडिस्टिंक्ट फिल्ट्रम और डाउन टर्न कॉर्नर्स ऑफ माउथ। ठीक है, कॉर्निया डी लैंगे सिंड्रोम, यह सिंड्रोम जन्म से पहले और बाद में धीमी वृद्धि के कारण छोटे कद, सामान्यतः मध्यम से गंभीर बौद्धिक दिव्यांगता तथा भुजाओं, हाथों और उंगलियों की हड्डियों में असमानता द्वारा पाया जाता है। ठीक है, एक है आपका क्रीड्यू चैट सिंड्रोम। ठीक है, क्रीड्यू चैट सिंड्रोम, यहाँ पे आप देखेंगे ये बच्चे, आप 4 पिक हैं यहाँ पे, तो इसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। शुरुआत में ये कैसा था, फिर धीरे धीरे ज़्यादातर यहाँ पे लक्षण क्या होते हैं कि एक बहुत ही बिल्ली जैसी आवाज़ ये लोग जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो निकालने लग जाते हैं। क्रीड्यू चैट सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है, ये पूरी तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका, जो क्रोमोसोम 5 के आंशिक विलोपन के कारण होता है। तो यहाँ पे नाम दिया गया आपका क्रोमोसोम 5, इसके विलोपन, यानी कि जब ये क्रोमोसोम 5 नहीं बनता है तो इसके कारण होता है। इसका प्रथम वर्णन 1963 में जेरोम ल्यूजन द्वारा किया गया था। इसके नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक लक्षणों में प्रायः ऊंची स्वर युक्त बिल्ली जैसी रोने की आवाज़, ऊंचे स्वर में बिल्ली जैसे रोते हैं। ठीक है, मानसिक मंदता, विकास में विलंब, ठीक है, डेवलपमेंटल डिले, विशिष्ट चेहरे के लक्षण, छोटे सिर का आकार जिसको माइक्रोसिफेली कहते हैं, और दूर दूर स्थित आंखें, हाइपर टेरोरिज्म, जब आपकी आंखें दूर दूर स्थित हों, कम जन्म वजन तथा शैशवावस्था में कमजोर मांसपेशियां, टोन, जिसको हम हाइपोटोनिया कहते हैं। लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट से पहली क्लास जो थी उसमें हमने पढ़ा था हाइपोटोनिया क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम केवल लड़कियों में होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं पिक के माध्यम से जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक है आप पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे, है ना, तो ये जो है आप पढ़ लीजिएगा, आप पिक के माध्यम से और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं ना, इसीलिए मैंने पिक डाली है इसमें। तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करती है और तब उत्पन्न होती है जब एक्स क्रोमोसोम लैंगिक क्रोमोसोम में से एक अनुपस्थित या आंशिक रूप से अनुपस्थित होता है, या तो पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है या पार्शियली अनुपस्थित होता है। टर्नर सिंड्रोम अनेक चिकित्सकीय एवं विकासात्मक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जिसमें छोटा कद, अंडाशयों का विकास न होना तथा हृदय कोश शामिल है। एक आपका विलियम सिंड्रोम, विलियम सिंड्रोम में क्या होता है, ये है आपका विलियम सिंड्रोम, जिसमें आपके कान लार्ज होते हैं, चीक्स फुल दिखेंगे आपको भरे भरे, स्मॉल जॉ होता है, एपिकेंथल फोल्ड्स होते हैं और अपटर्न नोज होती है, यानी कि नोज जो है ऊपर की तरफ दिखेगी आपको, वाइड माउथ और स्मॉल टीथ यानी कि छोटे दांत। विलियम सिंड्रोम में क्या होता है, विलियम सिंड्रोम में एक विकासात्मक विकार है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। इस स्थिति की विशेषताएं हल्की से मध्यम बौद्धिक दिव्यांगता, माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है, बौद्धिक दिव्यांगता या अधिगम संबंधी समस्याएं,
लर्निंग डिसऑर्डर्स, विशिष्ट व्यक्तित्व लक्षण, विशिष्ट चेहरे की बनावट तथा हृदय एवं रक्त वाहिकाओं से संबंधित समस्याएं। विलियम सिंड्रोम वाले व्यक्तियों को सामान्यतः दृश्य स्थानिक कार्य जैसे चित्र बनाने एवं पहेलियां जोड़ने में कठिनाई होती है, परंतु वे बोले गए भाषा, संगीत एवं पुनरावृत्ति द्वारा सीखने, रटकर याद करने से जुड़े कार्यों को अच्छा प्रदर्शन करते हैं। प्रभावित व्यक्तियों का व्यक्तित्व मिलनसार और आकर्षित होता है तथा वे अन्य लोगों में अत्यधिक रुचि लेते हैं। हालांकि ये सिंड्रोम तो है, लेकिन सिंड्रोम कभी कभी क्या होता है, आपको जो है दूर करता है, अलग थलग कर देता है, लेकिन इस सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वो लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। तो ये अपने आप में एक अनोखा सिंड्रोम है, ठीक है, विलियम सिंड्रोम, ठीक है। बहुत लोग जो आकर्षित करते हैं शायद हो सकता है इसी सिंड्रोम से पीड़ित हों। और मैंने कल भी आपको कहा था कि इंडिया में डिसेबिलिटी परसेंटेज आपका 2.41 है, ठीक है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड 15% है। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है और यूरोप जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यूरोप जैसे डेवलप्ड जो कंट्री है वहाँ पे 15% है। तो इसका कारण क्या है कि वहाँ पे स्क्रीनिंग आपकी बढ़िया होती है। तो इंडिया के अंदर आपके इस सिंड्रोम से, विलियम सिंड्रोम से जुड़े हुए जाने कितने लोग होंगे, लेकिन स्क्रीनिंग नहीं है और वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि वो किसी सिंड्रोम से ग्रसित है। हो सकता है कभी कभी समस्याएं होती हों तो वो ऐसे इग्नोर कर देते हो, ठीक है, या फिर ऐसे देसी इलाज तो होते ही। तो ये चीज़ होती हैं, ठीक है। और जब स्क्रीनिंग प्रोसेस सही होती है तो तमाम चीज़ें निकल के आती हैं। बोले गए भाषा, संगीत एवं पुनरावृत्ति द्वारा सीखकर हर कारण अच्छा प्रदर्शन करते हैं। प्रभावित व्यक्तियों का व्यक्तित्व मिलनसार और आकर्षित होता है तथा वे अन्य लोगों में अत्यधिक रुचि लेते हैं। एक होता है एडीडी, यहाँ पे लिखा हुआ है एडीडी, एडीएचडी का पुराना नाम है, ठीक है, एडीएचडी। ये आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे स्पेशल एजुकेशन में, एडीएचडी। इस जो है डिसऑर्डर से पीड़ित बहुत बच्चे होते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर इसको पहले बोला जाता था। तो इसमें क्या होता है, चिंता से संबंधित समस्याएं एवं फोबिया इस विकार से ग्रस्त व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। डेफिसिट मतलब ध्यान में कमी, ठीक है, और हाइपर एक्टिव होना, ये दो गुण होते हैं, यानी कि किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते और लगातार वो क्रियाएं करते हुए दिखेंगे आपको, बैठते हुए नहीं दिखेंगे। और हाइपर एक्टिव यानी कि गुस्सा भी अगर आता है तो वो बहुत तेजी से आता है उनको, ठीक है। विलियम सिंड्रोम क्रोमोसोम 7 के विशिष्ट क्षेत्र के आनुवंशिक पदार्थ के विलोपन के कारण होता है। तो ये एक एडीडी जो है इसके साथ ही जुड़ी हुई कंडीशन है विलियम सिंड्रोम के साथ। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम ये लास्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी कराए हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है ये एक आनुवंशिक स्थिति है जो बौद्धिक दिव्यांगता उत्पन्न करती है, ठीक है। कौन सी? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। और ये क्या होता है कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हल्की से गंभीर बौद्धिक दिव्यांगता का कारण बनती है, माइल्ड टू मॉडरेट। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं में सामान्यतः लक्षण हल्के होते हैं। इसके लक्षणों में बोलने में विलंब, चिंता एवं अतिसक्रिय व्यवहार शामिल है। कुछ लोगों में दौरे भी हो सकते हैं। शारीरिक लक्षणों में बड़े कान, लंबा चेहरा, उभरा हुआ जबड़ा और माथा तथा चपटे पैर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और FXS एक ऐसे जीन में परिवर्तन के कारण हो रहा है जिसे वैज्ञानिकों ने कहा है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास मेनली आपकी पूरी तरीके से जो डेडिकेट थी ये सिंड्रोम्स के ऊपर, क्योंकि इनको आप जानने के बाद कहीं से अगर क्वेश्चन आता है तो वो छोड़ नहीं पाएंगे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है, तो वह आपको अच्छे से अब पता है, ठीक है। और यही एसोसिएटेड कंडीशन किसके साथ बनती है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ। कल हम गंभीरता स्तर के आधार पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे माइल्ड टू मॉडरेट टू प्रोफाउंड टू सीवियर, सॉरी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड, ठीक है। तो ये 4 लेवल हम जब पढ़ेंगे तो इसमें जानेंगे कौन कौन से आपके लक्षण होते हैं, कौन कौन से लक्षणों का मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रबंधन कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें हम कल की क्लास में जानेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी जल्दबाजी में थी, ठीक है, तो कल और देखते हैं अच्छा सा कंटेंट आपके लिए लाने की। आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, फिर करते हैं क्लास को एंड।